14 साल की एज में घोष ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिसको 2 वक्त की रोटी के लिए घर घर जाके दूध बेचना पड़ रहा है, वो आगे चल के 20,000 करोड़ के वैल्यूएशन का एक बैंक बना देंगे। कौन जानता था कि 5 रुपए के इंसिडेंट से शुरू हुई स्टोरी इंडिया के फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की नींव रखेगी। जब घोष ने 3 दिनों तक उन गाँव वालों को बिना खाए पीने भूख से तड़पते हुए देखा, तो उसके मन में उन लोगों के लिए जीवन में कुछ करने का पर्पस मिल गया। अगर 2002 में सिडनी ने 20 लाख का लोन नहीं दिया होता, तो बंधन बैंक की कहानी कब की खत्म हो गई रहती। और ये बात मीडिया में पूरे आग की तरफ फैल गई कि आरबीआई ने एक हिस्ट्री में पहली बार किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को ग्लोबल बैंक का दर्जा दिया है। ऑलमोस्ट 65 इयर्स बैक त्रिपुरा में एक बहुत छोटा सा गांव है जिसका नाम विशालगढ़ है। और विशालगढ़ जो गांव का, उसमें हरिप्रसाद घोष नाम का एक बंदा रहता था। और 8 अगस्त 1960 में उसको एक बेटा होता है जिसका नाम वो चंद्रशेखर घोष रखता है। जो चंद्रशेखर घोष थे, उसके पापा की एक मिठाई की दुकान थी और उस मिठाई की दुकान से बहुत ही मुश्किल से उनके घर का खर्चा चलता था। उसके 4 भाई बहन थे जिसमें से ये सबसे बड़ा था। क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल हालत बहुत ही खराब थी, चंद्रशेखर घोष जो था वो पढ़ाई के साथ साथ अपने डैड को जो छोटे मोटे काम होते थे उसमें हाथ बटाता रहता था। रिसेंटली घोष ने एक इंटरव्यू में बोला है कि उसके डैड जो थे, उसके पिताजी जो थे, वो पढ़ाई की महत्व को बहुत अच्छे तरह से समझते थे, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी कि बचपन में पढ़ाई और कमाई के बीच में उनको रोज चुनाव करना पड़ता था कि वो क्या करना चाहते हैं। घोष खुद समझ चुके थे कि अपने पिता और अपनी पढ़ाई के लिए उन्हें कुछ और करने की जरूरत है। जब घोष 12 साल के हुए, विच इज लाइक 1972, तो घोष ने घर घर जाके दूध बेचना स्टार्ट किया और इस तरह उन्होंने अपनी 12th तक की पढ़ाई की त्रिपुरा के एक गवर्नमेंट स्कूल से। अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जो घोष है वो अपने अंकल के पास बांग्लादेश चले जाते हैं। वहाँ ढाका यूनिवर्सिटी से और एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स की डिग्री पूरी करते हैं। बाय द टाइम घोष वाज कंप्लीटिंग बैचलर्स डिग्री, उसके डैड की डेथ हो जाती है और उसकी घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके भाई बहनों की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ही आ जाती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए 1985 में वो एक एनजीओ ज्वाइन करते हैं। इस बात का उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जी, ये डिसीजन था एक एनजीओ ज्वाइन करने का, जो कि ब्राक था, BRAC, वो उनकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज करने वाला है। BRAC जो एनजीओ था, बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी, ये एनजीओ गांव में डेवलपमेंट के लिए काम करता था और इस जॉब के लिए घोष को बहुत ही रूरल एरियाज में ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती थी। वो ऐसे ऐसे गांव में जाते थे जहाँ पे बिजली ये सब कुछ भी नहीं था। और इसी तरह एक बार वो सर्वे के लिए रनपुर के एक बहुत ही छोटे से कस्बे में पहुंचे और वो जब वहां पहुंचते वो तो गरीबी को एक नए तरीके से देखते। उनको लगता था वो गरीब है जब वो छोटे थे, बट वहां जब वो जाते तो उस गरीबी की परिभाषा ही बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। वो गांव में देखते हैं कि जो वहाँ के बूढ़े थे, बच्चे थे, जो फीमेल्स थी, लेडीज थी, वो दिन में सो रहे हैं, चुपचाप सोए पड़े हैं। जब उन्होंने पूछा कि यहाँ पे दिन में लोग सोते क्यों हैं, तो उनको ये आंसर मिला कि 3 दिन से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है और जब हम दिन में सो जाते हैं तो हमें भूख नहीं लगती है और हमारे पास कुछ खाने का नहीं है, तो अगर दिन में हम जगे रहेंगे तो हमें भूख लगेगी। चंद्रशेखर घोष को ये बात इतनी बुरी लगी कि उनके पॉकेट में उस समय 50 टका था, वो निकाल के वो उनको दे देते और बोलते कि जाके कुछ खा लो आप लोग, और वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। एंड व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक, वो अपनी साइकिल पे जब वापस जा रहे थे तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि यार आज तो 50 टका दे दिया, बट कल से तो ये फिर भूखे रहेंगे, कोई इनके बारे में सोच क्यों नहीं रहा। और उनके दिमाग में बार बार एक ही चीज आ रही थी कि अगर गरीबी खत्म करना है तो डोनेशन से कुछ नहीं होगा। डोनेशन सारे एनजीओ दे रहे, बट उससे कुछ नहीं होगा। गरीबों को इनकम जनरेशन सिखाना पड़ेगा। और 1985 से 1997 तक 12 सालों तक उन्होंने ब्राक में बस माइक्रो फाइनेंस का ही मॉडल सीखा। उन्होंने देखा कि मोहम्मद यूनुस का ग्रामीण बैंक है, कैसे गरीब महिलाओं को छोटे लोन दे रहा है, बिना कोलैटरल के ग्रुप्स में दे रहा था वो पैसे, माइक्रो फाइनेंस उनको कर रहा था। 98 से 99% उनका रीपेमेंट भी हो जा रहा था। केवल 1000 रुपए से कैसे एक फीमेल की जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जा रही थी। वो बकरी खरीद रहे थे, गाय खरीद रहे थे, दूध ये सब बेचना स्टार्ट कर रहे थे। जब पैसे पूछा जाते थे तो सिलाई की मशीन खरीद लेते थे, उससे कपड़े बना के बेचना स्टार्ट कर देते थे। बस 1000 रुपए जो उनकी पूरी जिंदगी बदल रहा था। और चंद्रशेखर ने अपने गाँव की भी गरीबी देखी ही नहीं थी और तब उनके दिमाग में ये बात आता है कि जब ये बांग्लादेश में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है। और ये सोच के कि अपने गांव, अपने एरिया की वो गरीबी दूर करेंगे, 1997 में वो इंडिया वापस आते हैं। बट जब वो आते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि बांग्लादेश में जितना स्मूथली ये रन कर रहा है, इंडिया में इट इज 10 times harder than Bangladesh to run a microfinance institute। चंद्रशेखर को इंडिया में आए हुए 3 साल हो चुके थे, 2000 की बात है। वे विलेज वेलफेयर सोसाइटी में काम कर रहे थे जहाँ पे उनकी सैलरी ही थी 5000 रुपए। बट उनके दिमाग में एक ही चीज उस टाइम भी हो गई थी, यार इंडिया में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट कैसे खोला जाए। और एक दिन जब मुझसे नहीं रहा गया तो वो घर आए और अपनी वाइफ नीलिमा को बोल रहे हैं कि भाई मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब मैं खुद का एनजीओ स्टार्ट करूंगा। उनकी वाइफ नीलिमा ने एक इंटरव्यू में बोला कि जब उन्होंने ये सुना तो वो रोना स्टार्ट कर दिया। 5000 की स्टेबल सैलरी
गई थी, घर का खर्च चल रहा था। यह डिसीजन उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बड़ा है, बहुत ही रिस्की था। और हम सब जानते हैं कि जो रिस्क एपिटाइट है वो इंडिया का क्या है। जब रिस्क लेने की बात आती है, जब स्टार्टअप की बात आती है, जब बिजनेस की बात आती है, तो इंडिया का जो नॉर्मल डेमोग्राफी है वो कैसे सोचता है, ये बहुत ही रिस्की था। यहाँ का कि जो चंद्रशेखर के साले हैं, जो उनकी वाइफ के भाई, उन्होंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, भाई ऐसा मत कर, घर चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, तो वो यही करता रहा। बट उनके फेट में कुछ और ही लिखा था। वो इस स्टेज पे आ चुके थे कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि वो सोते जागते बस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के बारे में सोचते रहते थे, या तो उसको सक्सेसफुल बनाएंगे या फिर कर लेंगे। यहाँ तक उन्होंने सोच लिया था। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं तो जो फर्स्ट है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। आपने तो सोच लिया, आपने आइडिया भी सोच लिया, आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, वो भी आपने सोच लिया, बट फर्स्ट थिंग पैसे कहाँ से आएंगे। बैंक्स ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, डोनर्स ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, ऐसा काम कभी उन्होंने पहले किया नहीं था। तब उनके साले, उनके वाइफ के भाई ने 1,65,000 रुपए दिए उनको, और उन्होंने एक प्राइवेट मनी लेंडर से 35,000 उठाया, और इस 2 लाख के साथ नवंबर 2000 में उन्होंने अपना एनजीओ रजिस्टर कराया, जिसका नाम उन्होंने बंधन रखा, जो बाद में जाके बंधन बैंक बना। बंधन मतलब टुगेदरनेस, कनेक्टिंग। और चंद्रशेखर का सिर्फ एक ही मोटिव था, वो कहते हैं कि मेरा मिशन था कि सोसाइटी को कनेक्ट करना, सबको एक लेवल पे लेके आना। स्टार्टिंग में उनकी टीम में बस 2-3 ही लोग थे, वो भी जो उनके एक्स कलीग्स थे, जो फ्री में काम करने को स्टार्ट में रेडी हो गए, कि जो बिना सैलरी के भी काम करने को रेडी थे। उन्होंने अपना बेस कोनागढ़ वेस्ट बंगाल में बनाया और वहाँ पे छोटे छोटे लोन्स देना स्टार्ट किया, 1,000 से 10,000 के बीच में। और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो खुद साइकिल से हुगली जाते थे, छोटे छोटे गाँव में जाते थे, वहाँ की फीमेल्स को समझाने की कोशिश करते थे कि आप काम तो स्टार्ट करो, मैं आपको लोन भी दूंगा और सपोर्ट भी करूंगा, आप काम स्टार्ट करो, सेल्फ सफिशिएंट बनो। जो आज के डेट में मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर। इंडिया भी इंडिया, वहां भी लोगों ने इन्हें सबकी नजर से देखा कि ये कोई स्कीम बेचने आया, और ये सही भी है। आज से 25 साल पहले जो इंडिया था, वहाँ एक छोटे से गांव में कौन किसी को बिना जाने पैसे उधार दे देता है। और चंद्रशेखर का ये स्ट्रगल 18 महीनों तक चला। उसके बाद सारे पैसे खत्म हो गए और जो उम्मीदें थी वो भी उनकी खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जो फाउंडर्स का होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स का होता है, उनका फेट होता है, उनका विजन होना चाहिए, पैसे आ जाते हैं। उनके पास एक फोन कॉल आया, और ये कॉल सिडबी से था, जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को उस समय फंडिंग देने स्टार्ट किया था। और फोन पे बस उन्होंने ये बोला कि हाय चंद्रशेखर, वी सॉ योर मॉडल, वी लाइक्ड इट, we would like to invest 20 lakh rupees into your microfinance institute, and this was like the eureka moment for Chandrasekhar। कहते हैं ना कि एक गेम चेंजर था ये कंप्लीटली। पहली बार किसी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने चंद्रशेखर के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया। 15 लाख रुपए डिस्बर्स होते, और यहाँ से बंधन का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी स्टार्ट होता है। 2003 में 1120 कस्टमर्स थे, और 2010 में 25 लाख कस्टमर्स हो गए उनके पास। चंद्रशेखर के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन हर इंडस्ट्री और हर बिजनेस का एक पेज आता है। 2010 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। आंध्र प्रदेश में 200 लोगों ने डिसाइड कर दिया। प्रॉब्लम क्या था? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जहाँ से वो पैसा ले लेते थे और बाद में वो उनको हैरेस करते थे। उस टाइम पे जो इंडिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई, जो कहते हैं ना बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी थी। 200 सुसाइड के बाद गवर्नमेंट तुरंत ही ऑर्डिनेंस पास करती है, वो सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की फंडिंग रोक देती है, और इंडिया में माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री, वो बिल्कुल ही डूब जाता है। एंड ये बंधन के लिए बहुत ही टेस्टिंग टाइम था। लेकिन उस टाइम भी चंद्रशेखर का फोकस बिल्कुल साफ था। उन्होंने उस मुश्किल टाइम पे जिस स्ट्रेटेजी पे काम किया, दैट मेड बंधन व्हाट इट इज टुडे। बंधन का जो ऑपरेशन था वो केवल ईस्ट इंडिया में था। वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, आंध्र प्रदेश में उनका कुछ भी प्रेजेंस नहीं था। सिंगल % प्रेजेंस नहीं था आंध्र प्रदेश में। जहां आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स बंद हो रही थी, बंधन बहुत स्मूथली ईस्ट इंडिया में काम कर रहा था, और उसकी इंटरनल पॉलिसी थी जो उसको इतना बड़ा बना रही थी। और वो बहुत सिंपल 3 फैक्टर्स में ही काम करते थे: ट्रांसपेरेंट इंटरेस्ट रेट्स, जीरो फोर्सफुल रिकवरी, कस्टमर एजुकेशन एंड स्ट्रिक्ट क्रेडिट डिसिप्लिन। ये तीनों पे वो काम करते थे, एजुकेट करते थे अपने कस्टमर्स। ये डिसिप्लिन मॉडल जो था, वो बंधन को उस समय स्ट्रेटेजिकली बहुत ही बड़ा बना दिया, उसके स्टेबिलिटीज के साथ खड़ा कर दिया। और यही रीजन है जब 2012, 2013 में पूरा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। बंधन का ग्रोथ 23% ईयर ऑन ईयर होता था, जो CAGR हम बोलते हैं, दैट वाज 23% वो बंधन। लेकिन ये एंड नहीं था चंद्रशेखर के लिए, अभी उन्हें और भी बहुत कुछ करना था। एंड RBI ने 2013 में ऐसा अनाउंसमेंट किया जो कि बंधन को एक डिफरेंट स्केल पे ले जाके खड़ा कर दिया। चंद्रशेखर की डेस्टिनी ही चेंज कर गई, बंधन की डेस्टिनी चेंज कर गई कंप्लीटली। 2 अप्रैल 2024 जब RBI के पास 26 एप्लीकेशन पड़े हुए थे बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, जो नए बैंक आने वाले थे मार्केट में, उसमें आदित्य बिरला भी था, उसमें रिलायंस भी था, लेकिन उन्हें बस 26 में से 2 को ही चुना, और वो 2 थे IDFC एंड बंधन। बंधन जो कि 2001 में एक छोटा सा एनजीओ था, 500 से 1000 रुपए के लोन्स देते थे घूम घूम के। RBI ने उनको बैंकिंग लाइसेंस दे दिया, और ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई बिल्कुल। फ्रॉम माइक्रो लोन्स टू मेगा बैंक, बंधन क्रिएट्स हिस्ट्री। और ये फर्स्ट टाइम था इंडिया में जब किसी भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को एक बैंक का लाइसेंस मिला।
हिस्ट्री वाज क्रिएटेड। लेकिन जब भी कुछ बड़ा होता है ना तो उसके साथ चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। आरबीआई का एक ही टर्म था कि 18 महीने में आपको अपना बैंक ऑपरेशनल करना है और डेडलाइन थी जून 2015, जिसका ये मतलब था कि ब्रांचेस, एटीएम, सर्वर्स, हायरिंग, एवरीथिंग नीड टू बी कंप्लीटेड इन 18 मंथ्स। ऑन पेपर प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल लग रहा था, बट चंद्रशेखर बीन चंद्रशेखर, उन्होंने पहले काम जो वो किया, उन्होंने टॉप बैंकिंग प्रोफेशनल्स को हायर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लिट्स शुरू कर दिया ऑन से। ऐसी हालत हो गई थी कि हर महीने 50 से 60 ब्रांचेस खुल रहे थे और जो आरबीआई की डेडलाइन से उससे 3 महीने पहले ही बंधन ऑफिशियली ऑपरेशनल हो चुका था। 501 ब्रांचेस, 78 लाख जो पुराने कस्टमर्स थे उनके पास वो ऑलरेडी कस्टमर बेस पड़ा हुआ था, 80 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट और 60,000 नए अकाउंट पर डे खुल रहे थे। इसके बाद जो बंधन का ग्रोथ था ना वो एक्सपोनेंशियल ही रहा है कंप्लीटली। 2018 में आईपीओ किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने 4,437 सीआर रेज किया एट ए मार्केट कैप ऑफ 44,730। फिर उन्होंने एक्विजिशन स्टार्ट की, जीआरयूएच को एक्वायर किया। 2020 में उन्होंने नियो बैंकिंग भी लॉन्च की, नियो प्लस डिजिटल। आज का जो स्टेटस है 6,350 ब्रांचेस, 3.44 करोड़ कस्टमर्स, 1.54 लाख करोड़ ऑफ डिपॉजिट, 75,000 प्लस एम्प्लॉइज, 35 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। बट इसमें भी चंद्रशेखर ने एक चीज का ध्यान रखा, उन्होंने अपना रूट्स नहीं बोला। अभी भी बंधन बैंक के 73% ब्रांचेस आर इन रूरल एंड सेमी अर्बन लोकेशन। सो दिस इज चंद्रशेखर घोष, जिसने एक मिठाई की दुकान से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने दूध भी बेचा, फिर बांग्लादेश जाके उन्होंने काम भी किया, उधार के 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया और आज के टाइम पे 3.5 करोड़ लोगों की लाइफ में वो चेंज लेके आए। और चंद्रशेखर ने ये बताया है कि जो गरीब है, जिनके पास कोलैटरल्स नहीं है लोन लेने के लिए और क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनको लोन देना सुसाइडल नहीं है। अगर स्ट्रेटेजी सही पे आप सही से एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप उनको भी लोन देके पैसे बना सकते हैं। मैं सारे स्टार्टअप्स के वीडियो में बोलता हूँ कि एक्सिक्यूशन इज एवरीथिंग एंड चंद्रशेखर घोष इज समथिंग जो हम बोलते हैं आज के डेट में ऑपरेटर्स। ही इज एन ऑपरेटर, ही इज अ मास्टर ऑफ एक्सिक्यूशन। सो दिस इज ए केस स्टडी जिस पे मेरी टीम ने काम किया है। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा, यू वांट टू नो मोर about how things are done, you want to know more about businesses, you want to know more about startup, do follow me. Thank you.